हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेज एवरीडे। प्यारे दोस्तों, एज यू ऑल नो कि हमारी एसएसटी की क्लासेस जो आपकी सीटेट की परीक्षा है 1 दिसंबर 2024 को, इसको टारगेट करते हुए क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज क्लास 7th की जो हमारी हिस्ट्री चल रही थी उसका ये लास्ट चैप्टर है। यानी कि क्लास 6 की हिस्ट्री, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 7th की जो हिस्ट्री चल रही थी यह आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद पहले क्लास 6 और 7th की पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर क्लास 8 को शुरू करेंगे। ठीक है, परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक है। 1 दिसंबर को परीक्षा होनी है, 2-2.25 महीने का टाइम आपके पास बचा है। अभी भी अगर आप ये सोचें कि हम कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, तो भैया सिलेबस बहुत है और अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और मैं साथ में PYQ भी करवा रहे हैं हम, ताकि आपको पता लगे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यही एक बेस है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है और लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। देखिए क्या कहता है पॉइंट। 18वीं शताब्दी में जो नए राजनीतिक गठन हो रहे थे उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले तो एक मानचित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये मानचित्र कहता है कि 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन हुआ और इसको यहाँ पे दिखाया गया है जैसे सिख। ठीक है, यहाँ पे सिख हैं, गुजरात हो गया। ठीक है, सिख जाट हो गए, इधर बंगाल मुर्शिदाबाद है। ठीक है, हैदराबाद है। हालांकि यहाँ से कुछ खास आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ से पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, कहता है कि मानचित्र 1 और नीचे जो 2 है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की अगर बात करें, उससे बिल्कुल थोड़ा पहले की बात करें, तो कुछ घटनाएं घटित हुई। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से, जो कुछ स्वतंत्र राज्य उदय हुए, उनसे मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदल गईं। आप ये भी देख पाएंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़ लिया था। कब तक की बात है? 1765 तक। यानी जो ब्रिटिश सत्ता थी उसने पूर्वी भारत के जो बड़े बड़े हिस्से थे उनको बड़ी आसानी से अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऊपर मानचित्र 1 है, नीचे मानचित्र 2 है। इसमें 18वीं शताब्दी के बीच में जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उनको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र मध्य 18वीं शताब्दी की बात है। ये जो आप देख पा रहे हैं जैसे उत्तरी सरकार इधर यहाँ पे ये है। ठीक है, ये क्षेत्र हो गए आपके पटना, बिहार, मुर्शिदाबाद, बंगाल, कलकत्ता, ढाका। ये क्या है? ये ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये जो क्षेत्र हैं ये दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी, एक ऐसा समय था जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। और इस चैप्टर में हम लोग 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि मोटे तौर पर अगर बात करें तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, वहाँ से लेकर के 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, इसके दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई जो नई राजनीतिक शक्तियां हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति किस तरीके से पैदा हुई। हमने पीछे चैप्टर 4 में देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंच गया था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार से खड़े होने लगे थे। ऐसा कई कारणों से हुआ, इसके पीछे कई सारे रीजन्स थे। पहला रीजन्स अभी आगे पता चलेंगे हमको। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 की अगर बात करें तो दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्यों के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया, जिससे क्या हुआ, मुगलों के पास फिर सैनिक जो बल था या जो फाइनेंशियल जो कंडीशन थी उनकी वो खराब हो गई।
यहाँ से प्रश्न एक पूछा गया है, मैं आपको प्रश्न दिखा दूं, अभी दिखा देता हूँ। ये प्रश्न पूछा गया है, चाहे तो इसको आप साइड में कॉपी पे लिख करके रख लीजिए, इससे रिलेटेड पॉइंट हमको आगे मिलते जाएंगे, हम इस क्वेश्चन को क्लियर करते जाएंगे। प्रश्न ये पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का काल क्रमानुसार लगाएं। मुगल साम्राज्य का पतन किस तरीके से होता गया, समय के अनुसार उनको सीक्वेंस में बताएं। प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन हुआ पहले, या ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता हो गई, या फिर सैन्य एवं वित्तीय संसाधन कम हो गए। अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा कि जब बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए गए तो उनकी जो मिलिट्री और फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज थे वो कम हो गए। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा और ये पहला रीज़न इसमें हो जाएगा। अगर हम काल क्रम के अनुसार लगाएंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा सी। और फिर है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा आक्रमण हुआ, तो इनको लगाना है। हम अभी जब चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन हमको मिलते जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। चलिए ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई कि जो पीछे अभी हम बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और जो वित्तीय संसाधन थे, उनकी जो मिलिट्री थी, जो उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, वो बहुत अधिक खर्च कर दिए गए, तो इनकी कमी आ गई। क्या हो गया, इनकी कमी आ गई। ये आपका जो रीजन कालक्रम के अनुसार पूछेगा उसमें ये फर्स्ट नंबर पे जाएगा, खर्च कर दिया। फिर हुआ ये कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य की प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। यहाँ पे क्या है, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे उनके शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की जो कार्यकुशलता थी, उनके काम करने की जो कुशलता थी वो समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। ये आपका यहाँ पे सेकंड रीजन जाएगा यहाँ से कि साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। इसका दूसरा रीजन था, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन हो गया, यानी कि इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रेकडाउन हो गई, ठीक है, कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। पहले सी आएगा फिर ए आएगा, सी ए हो गया। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। आगे तीसरा ऑप्शन मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है। समाप्त होने लगी तो मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात, अक्सर सूबेदार के रूप में जो अभिजात नियुक्त किए गए थे, अभिजात जात के बारे में हमने पीछे खूब पढ़ा था, है ना। अभिजात जिसके पास जैसी घुड़सवार सेना हो गई, जिसके पास जैसे घोड़े हो गए, उसको उसी हिसाब से दरबार में इज्जत भी मिलती थी, है ना। वो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी कि दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे, ठीक है। कौन, अभिजात। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ ले कि अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखने का काम किसका था, सूबेदार के रूप में जो अभिजात नियुक्त किए जाते थे उनका ये काम था, ठीक है। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती चली गई, ठीक है। राजधानी में पहुंचने वाला जो कर था, जो राजस्व था, उसमें कमी आती गई क्योंकि यहाँ पे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास, बहुत मज़ेदार क्लास। आगे बढ़ेंगे। उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे, यानी कि जो कर का भार बढ़ता जा रहा था उसके विरुद्ध ये विद्रोह हो रहे थे। और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिशें भी थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, ठीक है। जो विद्रोही समूह थे, विद्रोह करने वाले थे, उन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया, जिससे उनकी जो परिस्थिति है, जो स्थितियां हैं, वो मजबूत हो सकें। इसके लिए उन्होंने आर्थिक संसाधनों का प्रयोग किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके,
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से पॉइंट को समझिए। तो इससे हुआ क्या कि ये धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता जो थी वो प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदार और अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, और औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो इस चेंजेस को, इस बदलाव को रोकने में असमर्थ रहे। ठीक है, इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच, ये जो आर्थिक और राजनीतिक समस्या आ रही थी, इसके बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। किसने? ईरान के शासक थे। कौन? नादिर शाह जो थे, ये ईरान के शासक थे। इन्होंने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और संपूर्ण नगर को लूटकर वो बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, ध्यान रखिएगा, जो अहमद शाह अब्दाली है वो अफगान शासक है। ठीक है, जो नादिर शाह है वो ईरानी शासक है। तो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का यहाँ पे तांता लगा रहा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है कि नादिर शाह, देखिए, के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। ये हमारा इसमें शायद तीसरा रीजन मिलेगा। देखिए, ये देखिए, इस प्रश्न में ये जो है ये इसका तीसरा रीजन हो जाएगा। अगर हम सीक्वेंस में लगाएं तो सी जो था ये पहला था, ए दूसरा था, ये तीसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा आक्रमणों का तांता लगा रहा, जिस वजह से मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था। ठीक है, लास्ट में इसके आंसर्स को हम नहीं दिखाएंगे, यहीं पे क्लियर हो रहा है साथ में। ओके, क्या था कि नादिर शाह और अहमद शाह, इनके आक्रमणों का तांता लगा रहा। ठीक है, उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और खूब लूटपाट मचाई भैया। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण जो हुआ, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, हालांकि कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नादिर शाह का 1779 का एक चित्र आपके सामने आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट कहता है कि साम्राज्य पर चारों तरफ से दबाव तो पड़ ही रहा था, अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये जो है बना डाला, और ये अभिजात दो बड़े गुटों में बंटे हुए थे। कौन? ईरानी और तुरानी, यानी कि तुर्क मूल के। ये शायद यहाँ पे आपका चौथा रीजन होगा, ये ऑप्शन में था आई थिंक। ये देखिए, यहाँ से जब आप पूरा चैप्टर पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, तब तो आप इस तरीके के प्रश्न को हल कर पाएंगे। ये हमारा चौथा कारण हो जाएगा। ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। अभिजात जो थे वो बड़े दो गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। ये आपका चौथा हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था अभी? सी पहला होगा, ए दूसरा होगा, फिर ये तीसरा हो जाएगा, ये अब चौथा हो जाएगा आपका। ये इनको है जो है काल क्रम के अनुसार अगर लगाएंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न। इतनी बात क्लियर हुई भाई? ईरानी और तुरानी जो तुर्क मूल के थे। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हुई जब दो मुगल बादशाहों, फर्रुख सियर जिसका शासनकाल 1713 से लेकर के 1719 तक, और आलमगीर द्वितीय जिसका शासनकाल 1754 से 1759 तक रहा, इनकी हत्या हो गई। इनकी हत्या हो गई। बहुत बेहद अपमानजनक स्थिति तो तब पैदा हुई जब इनकी हत्या हुई, फर्रुख सियर और आलमगीर द्वितीय की। और तो अन्य बादशाहों, अहमद शाह जिसका शासनकाल 1748 से 1754 तक रहा, और शाह आलम द्वितीय जिसका शासनकाल 1759 से 1816 तक रहा, को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। तब बेहद अपमानजनक स्थिति पैदा हुई। ये शासनकाल डियर फ्रेंड आपको याद करना होगा, याद ना हो तो रटना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। कैसे पूछा गया है बताता हूँ। ये प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, कहता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। और हम आपको पता है कि हम सिर्फ 2023 और 2024 के ही प्रश्न कराते हैं, उसे बैक के नहीं। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में इनका मिलान करना, किसका शासनकाल कब से कब तक रहा। हमने अभी आपको पढ़ाया जो फर्रुख सियर है, इसका शासनकाल 1713 से लेकर के 1719 तक रहा।
तो ये ऐसे मैच कर जाएगा। जस्ट आपने पीछे पढ़ा है, क्या आपको इतनी देर में याद रह गया? शाह आलम द्वितीय का शासनकाल मैंने क्या बताया था? 1754 से 1759 तक, ठीक है। और दो अन्य बादशाह, एक तो अहमद शाह था जिसका शासनकाल 1748 से 1754 तक रहा, और आलम शाह आलम द्वितीय जो था, आलमगीर द्वितीय, उसका शासनकाल ये यहाँ से इतना रहा। इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे, तो आपको ये याद रखना होगा। तो आप इसको याद रखिएगा, मुगल बादशाह फर्रुखसियर का शासनकाल ये था, आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल है वो ये था, ठीक है। और फिर इसकी हत्या हो गई। दो अन्य बादशाह थे, अहमद शाह का शासनकाल ये था और शाह आलम द्वितीय का शासनकाल ये था। उनको उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके एसएसटी के नोट्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री पहले हम बना रहे हैं, तो नोट्स जो हैं वो 25 सितंबर से मिलेंगे। अभी आप लोग नोट्स की फ़ीस, जैसे बहुत सारे बच्चे फ़ीस पूछ रहे हैं मैसेज करके और कब से मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं 25 सितंबर से आप नोट्स के लिए मैसेज कीजिएगा, उससे पहले मैसेज ना करें, ठीक है। 25 सितंबर से आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, नीचे एक इमेज आप देख पा रहे हैं, एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर, ठीक है। यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे हैं। इतनी तो बात हो गई क्लियर, साथ में प्रश्न भी हो गए दो क्लियर। देखिए, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ, जब मुगल सम्राटों की सत्ता का पतन हो रहा था, बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया। आइए यहाँ से राजपूतों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से जैसे अंबर और जोधपुर की अगर बात करें, ठीक है, अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवा कर रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। क्या आपको याद है कि हमने पीछे वतन जागीर कब पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था? शायद हमारा चैप्टर 4 था जिसमें हमने वतन जागीर पढ़ा था, है ना? 4 या शायद 3 था, शायद 4 ही था जिसमें हमने वतन जागीर को पढ़ा था। और तो बदले में उन्हें अपनी वतन जागीर पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपना नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे आप लोग जब एग्ज़ाम आता है तब हाथ पांव मारना शुरू करते हैं, उससे पहले बिल्कुल कतई सो जाते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर सीटेट क्रैक करना है देन आपको अभी से हाथ पांव मारने होंगे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गोटिये राजनीति में अपने पैर फंसा ही दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। पॉइंट टू बी नोटेड। जोधपुर के जो राजा अजीत सिंह है उनको गुजरात की सूबेदारी मिली, अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिली। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया। जोधपुर राजघराने ने किसको जीत लिया? नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर ही लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। इतनी बात क्लियर है। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे हुआ कि उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक इमेज आपके सामने है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। चित्तौड़गढ़ किला और राजस्थान की बात है। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए थे। पहाड़ियों की चोटियों पर, यहाँ पे पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक किला बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ किला है ये, ठीक है। तो राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं और बनाए गए थे।
इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, जयपुर के राजा जयसिंह 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का एक वर्णन है कि राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार भी रहे। कौन? राजा जयसिंह। और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के भी वो सूबेदार रहे राजा जयसिंह। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना और भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। ठीक है, कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर और मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर अड़े रहे, दृढ़ रहे, मजबूत रहे। ठीक है, ये आपके सामने एक इमेज मेहरानगढ़ किला जोधपुर की पिक्चर आपके सामने है, यू कैन सी इट। ठीक है, यहाँ पर जयपुर में जंतर मंतर जो आप देख पा रहे हैं, ये इमेज जो है वो जयपुर में जंतर मंतर की है। ठीक है, चलिए, अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। कितनी? 5। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण भी हैं जिनसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आज़ादी हासिल करने के जो है आज़ादी हासिल करना, ये क्या था? ये इनका इरादा था। सबसे पहले हम सिख की बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनैतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। सिख जो थे वो क्या हुए? राजनैतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। तो स्थापना जो हुई उससे पूर्व और उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु 1708 में हुई। उसके बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। ठीक है, और इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त जो सेनाएं हैं वो 10 खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। ठीक है, उन दिनों जो दल होता था वो दल खालसा जो होता था वो बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। कौन? जो दल खालसा होता था। ये संयुक्त सेनाएं हुआ करती थी। ठीक है, इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये आपने समझा। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है वो मैं आपको कराता हूँ। ये प्रश्न इन्हीं लाइनों से पूछा गया जो लाइनें हमने अभी पढ़ी हैं। देखिए क्या प्रश्न कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में सत्य नहीं है। हमें गलत ढूंढना है प्यारे दोस्तों। पहला पॉइंट कहता है कि सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। क्या ये बात सही है? यहाँ पे लिखा है सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट हो गया। सेकंड ऑप्शन कहता है कि उनकी संयुक्त सेनाएं 10 खालसा
कहलाती थी। जी हाँ, इन जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं थी वो 10 खालसा कहलाती थी। राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। क्या ये बात सही है कि सिखों ने राखी व्यवस्था के तहत मुसलमानों से ये 20% टैक्स लिया था? ये जो लाइन है यहाँ पे लिखी है। अच्छा, ये तो बात क्लियर हो गई थी। दूसरा ऑप्शन कि संयुक्त सेनाएं 10 खालसा कहलाती थी। यहाँ देखिए, सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% टैक्स के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। यहाँ पे लिखा है किसानों से उनकी उपज का, और क्वेश्चन में कह रहा है कि मुसलमानों से, इसीलिए बस इतना, किसान की जगह मुसलमान कर दिया, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे है कि मुसलमानों से उनकी उपज का, नहीं, किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। प्रश्न कह रहा था कि कौन सा गलत है, तो भैया यही गलत है मुझे लग रहा है। अच्छा, एक और बचा है, उसको पढ़ लो। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भाग्य में शासन करना था, यानी कि राज करेगा खालसा। क्या ये ऑप्शन सही है? यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक में 3 ऑप्शन मिल गए। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी इमेज आप देख रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार देखिए, ये रही महाराजा रणजीत सिंह की तलवार है, और यहाँ पे इमेज में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट ऑप्शन था वो यहाँ मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, यानी कि राज करेगा खालसा। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये भी राइट है, और कुल मिलाकर के जो ए है वो भी राइट है, बी भी राइट है, सी कट जाएगा क्योंकि इन्होंने मुसलमान कर दिया किसानों की जगह पे, और डी भी राइट है। यानी कि ए बी डी वाला ऑप्शन इसमें आप चुनिए, ए बी डी वाला, ये रहा ए बी डी वाला, सी गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, यानी राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगलों सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सके। एक एक लाइन को बहुत डीपली पढ़ाई करिए, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली ने, ये महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। जो सिख इलाके थे वो सिंधु से लेकर के यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब हम मराठा की बात करेंगे। देखिए, मराठा को समझिए। चलिए मराठा के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। चलिए अब सही आ जाएगा। चलिए मराठा देखिए। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। कौन? मराठा राज्य। ठीक। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक यानी कि कुनबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। ठीक है, इस लाइन से प्रश्न पूछा है, लास्ट में कराएंगे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया, और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। कौन? पुणे। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनके पास एक बहुत ही बढ़िया सफल जो है मिलिट्री का संगठन तैयार हो गया। उनकी सफलता का रहस्य ये था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। यानी कि
वो टक्कर नहीं लेते थे, चुपचाप निकल जाते थे, चुपचाप, उन्हें इसकी भनक भी नहीं लग पाती थी। फिर शहरों कस्बों पर हमला बोल देते थे और मुग़ल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। मराठा साम्राज्य का विस्तार किस समय से किस समय तक हुआ? 720 से 761 तक। उसने धीरे धीरे और काफ़ी सफलतापूर्वक मुग़ल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए ये स्टेटमेंट पढ़ लें, फिर थोड़ा बैक चलेंगे अभी। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हुआ? क्षति पहुंचाई। आगे बढ़ेंगे। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुग़लों से छीन लिए गए। 1720 के दशक तक क्या हुआ? मालवा और गुजरात जो थे ये मुग़लों से छीन लिए गए। बहुत बढ़िया। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्राय द्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। चौथ का मतलब होता है चौथा हिस्सा, जैसे 1 रुपए का 25%। ठीक है, यानी कि मतलब 1 रुपए का क्या, सीधी बात है 25%। जो 25% हिस्सा होता है उसे चौथ कहते हैं। सरदेशमुखी का मतलब होता है जो 9 या 10% हिस्सा होता है उसे सरदेशमुखी कहते हैं। 9 से 10% जो हिस्सा आपको मिलता है किसी में, वो सरदेशमुखी कहलाता है। इतना टैक्स वसूलने का अधिकार भी मिल गया। ठीक है, 1737 में अच्छा वहाँ पे हम बोलने जा रहे थे कि 1 रुपये में 25 पैसे, पुराने ज़माने की बात। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेज़ी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि 1727 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की जो सीमाएं थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। उत्तर में राजस्थान पंजाब तक, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल और तेलुगु प्रदेशों तक ये मराठा प्रभुत्व की सीमाएं फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया इन क्षेत्रों को, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप हुआ ये कि मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिल पाई। ठीक है, अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की जाती थी या की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया कि फिर से व्यापार चले बढ़िया, है ना, उसको पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए हुआ क्या कि संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। जो उज्जैन था उसको सिंधिया का संरक्षण प्राप्त हो गया, जो इंदौर था इसको होलकर का आश्रय मिल गया और ये फलते फूलते रहे। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में काम कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिल गया। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित होने वाले जो रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में एक नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था। बुरहानपुर की बात हो रही है, लेकिन अब क्या हुआ, उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूरब में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल इसमें कर लिया था।
इतनी बात हो जाती है क्लियर और हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, देखिए थोड़ा बैक चलना होगा अब यहाँ पे। चलिए यहाँ तक हो, ये देखिए शिवाजी का एक रूप चित्र है। थोड़ा शिवाजी के बारे में छूट गया है, इसको पढ़ लेते हैं। शिवाजी का चित्र आप देख पा रहे हैं। चलिए तो देखिए 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। और शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। ठीक है। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े तथा जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया। बिना किसी विवाद के मुखिया बन गए, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। और बीजापुर और मुग़लों के खिलाफ उनके कारनामे ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। मुग़लों के खिलाफ जो उनके बढ़िया कारनामे थे, जो उन्होंने साहस दिखाया, उसके लिए उनका और वो विख्यात हो गए। वे अपने विरोधियों के खिलाफत प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। प्रश्न पूछ लेगा किस प्रकार की युद्ध कला का प्रयोग किया जाता था? गुरिल्ला युद्ध कला का। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध कला का। शिवाजी जो थे वो गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथे और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। ओके, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो हम चौथ आपको बता रहे थे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चौथ का मतलब है जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%। ठीक है, दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। ठीक है, 25% हिस्सा तुमको मिलेगा। सरदेशमुखी का मतलब होता है दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% जो हिस्सा है वो सरदेशमुख कहलाता है। ठीक है। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, बाजीराव पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। कौन? बाजीराव प्रथम। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम जाटों के बारे में पढ़ेंगे। जाट, ठीक है, ये हमारा जाट के बारे में लास्ट स्टेटमेंट रहेगा, फिर ये क्लास हमारी एंड हो जाएगी। इतना ये जाटों के बारे में पढ़ना है, फिर क्लास एंड हो जाएगी। चलिए आइए जाटों के बारे में जानते हैं, समझिए। वेरी गुड, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास आपके लिए और एक एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जाट के बारे में पढ़ते हैं। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया। किसने किया? जाटों ने कर लिया। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। किसके नेतृत्व में? चूड़ामन के नेतृत्व में। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए, कुछ समय के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे, अच्छे बढ़िया किसान थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के रूप में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और सूरजमल के राज में, किसके राज में? सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर करके सामने आया। किसके राज में? सूरजमल के। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ले ली। ठीक है। और नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते पर वो मुगलों से लड़ा। ठीक है। किससे कितने लिए? तो उसने 20,000 बाकी सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सिखों से लिए, इस बलबूते पर वो लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। यहाँ पे नीचे आप एक बहुत अच्छी इमेज देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं। ये 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह है।
इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, कि बांग्ला गुंबद पर गौर करें। ये देखिए ये जो गुंबद बने हुए हैं ये बांग्ला गुंबद है। यहाँ पे एक सभा गृह बना, सभा भवन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब जाटों के बारे में थोड़ा और हमको समझना होगा, फिर क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। देखिए चलिए, जाटों की शक्ति सूरजमल के समय प्रकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में जो है और इसको संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। ओके, आगे बढ़ेंगे तो ये तो हमने जान ही लिया। अब यहाँ से कुछ प्रश्न तो हमने कर लिए थे, कुछ बचे हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा पहला प्रश्न था सिखों वाला, जिसमें हमने ये जान लिया था कि सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। ये ऑप्शन हमारा राइट था। उनकी संयुक्त सेनाएं जो थी वो 10 खालसा कहलाती थी। वेरी गुड। राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से नहीं, किसानों से उनकी उपज का 20% टैक्स के रूप में लेकर के उन्हें संरक्षण दिया था कि 20% कर दो तो तुम्हें संरक्षण दिया जाएगा, तुम्हारी सहायता की जाएगी। इसलिए किसानों की बात यहाँ पे हो रही है, इसलिए ये तो हो जाएगा कट, यानी कट जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ मोटिवेट किया कि उनके भाग्य में शासन करना है, यानी कि राज करेगा खालसा। ये भी राइट है, सी गलत है इसमें, इसलिए सी वाला हट जाएगा, ए बी डी वाला राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% टैक्स के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया था? तो वो कौन सी व्यवस्था थी? वो व्यवस्था इस क्वेश्चन में ही दी है। वो व्यवस्था थी राखी व्यवस्था। डियर फ्रेंड, हमने पीछे भी पढ़ा है लेकिन यहाँ पे सामने लिखा है तो दिखा दिया। राखी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? ध्यान रखिएगा, राखी व्यवस्था थी। ठीक है, चौथ तो आपने पढ़ा, जो चौथा हिस्सा होता है वो चौथ कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे? किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे भाई? वो कुनबियों, पेशवाओं, चित्पावन ब्राह्मणों या देशमुखों, किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे? तो ये देखिए, इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिखा है। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी कि देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक जो पशुचारक थे, कुनबी से बना है कुनबियों। ठीक है, ये समुदाय हो गया, कुनबियों समुदाय है। मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। कुनबी जो थे वो मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। तो यहाँ पे कुनबियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, कुनबी राइट हो जाएगा, कुनबियों से। ठीक है, समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, कुनबी समुदाय हो गया और जो है कुनबियों से, ये बहुवचन में आ गया, कोई बात नहीं। आगे देखिए, तो ये प्रश्न भी शायद क्लियर हो गया था। हाँ, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण को काल क्रमानुसार लगाइए। तो इसमें जो है कि ये हमारा पहला ऑप्शन था, सैन्य एवं वित्तीय संसाधन कम हो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया था। ठीक है, किसने खर्च किया था? तो बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में जो लंबी लड़ाई लड़ी थी, उस लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन कम कर दिए थे उसने। ये इसका पहला ऑप्शन हो गया था। दूसरा ऑप्शन इसका था ये वाला। यहाँ पे फिर हुआ क्या कि जो है कि प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन हो गया, यानी कि साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। ये इसका दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा रीजन था इसका नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, हमने पढ़ाया था, अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। ये इसका तीसरा हो गया। यानी कि अब जब आपको CAD पता है तो लास्ट वाला तो B हो ही जाएगा, CADB हो जाएगा। चलिए चलते हैं CADB की तरफ। ठीक है, राइट हो गया। 3 क्लियर हो जाए, एक तो नहीं पता है तो चल ही जाएगा। अगला हमने आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है किसका शासन कब से कब तक रहा। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फर्रुख सियर का शासन कब से कब तक रहा? फर्रुख सियर जो है इसका शासन 1319 तक रहा। ठीक है, शाह आलम जो द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय 1754 से 59 तक रहा। अहमद शाह का कब तक रहा? 48 से 54 तक। ठीक है, आलमगीर द्वितीय 59 से 16 तक।
ठीक है, राइट है, आलम द्वितीय 59 से 16 तक, ठीक है। इस तरीके से इसको आप मिला देंगे, जो भी इसमें सही हो जाए इस तरीके से मिला लेंगे तो आगे बस इतने ही प्रश्न आपके इस चैप्टर से मिले थे। तो प्यारे दोस्तों, कैसे रही क्लास ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, थ्योरी बहुत है, पढ़ना बहुत है, ठीक है, और समय बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ एसएसटी नहीं, आपको सीडीपी भी आप पढ़ते रहिए, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते रहिए। और कंटेंट इसका तैयार हो रहा है, इसके नोट्स आपको मिलेंगे 25 तारीख से, 25 सितंबर से, ठीक है। और उसके लिए चाहे आप नंबर अभी नोट कर लीजिए 9628182649, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। 25 सितंबर से आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आप उसको कम समय में पढ़ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्लास के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच।